हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम चंदन कुमार। आज हम लोग देखेंगे ऑटो ट्रांसफार्मर। इससे पहले हम लोग सिंगल फेज ट्रांसफार्मर देख चुके हैं। उसमें हम लोग उस कंस्ट्रक्शन देखे थे ट्रांसफार्मर का, फिर एप्लीकेशन देखे, वोल्टेज रेगुलेशन देखे, उसमें इफिशियंसी देखे। तो सिंगल फेज ट्रांसफार्मर में हम लोग हर चीज़ को डिस्कस कर चुके। तो सिंगल फेज ट्रांसफार्मर खत्म हो गया। अब हम लोग देखेंगे ऑटो ट्रांसफार्मर। इसको ऑटो ट्रांसफार्मर या सिंगल वाइंडिंग ट्रांसफार्मर बोलते हैं। सिंगल वाइंडिंग ट्रांसफार्मर। अब देखिए ये होता क्या है। अभी तक हम लोग जितना भी पढ़ रहे थे उसमें ट्रांसफार्मर दो वाइंडिंग था। एक था प्राइमरी वाइंडिंग और एक था सेकेंडरी वाइंडिंग। दोनों वाइंडिंग अलग अलग था। लेकिन इसमें क्या करेंगे, ऑटो ट्रांसफार्मर में क्या करते हैं, एक ही वाइंडिंग में बीच से कहीं से टेपिंग ले लेते हैं और उसी वाइंडिंग से इनपुट देते हैं और उसी वाइंडिंग से आउटपुट लेते हैं। इसे इस तरह समझिए, ये टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर है। तो इसमें हम लोग इनपुट दे रहे थे, ये इनपुट प्राइमरी वाइंडिंग था और ये सेकेंडरी वाइंडिंग था। लेकिन देखिए, अगर हम बनाते हैं ऑटो ट्रांसफार्मर तो उसमें क्या करते हैं, जैसे ये टोरॉइडल शेप का कोर है, इसमें क्या करते हैं, जैसे बाइंडिंग कर दी ये बाइंडिंग कर दी। तो ये हो गई। यहाँ से अगर मान लेते हैं हम इनपुट दे रहे हैं तो ये प्राइमरी हो जाएगा। अब बीच में से कहीं पे हम टेपिंग कर दिए, मान लेते हैं कि हम यहाँ पे टेपिंग कर दिए और यहाँ पे टेपिंग कर करके और एक यहाँ से हम टर्मिनल निकाल दिए और इसके और इसके बीच हम आउटपुट ले सकते हैं। जैसे ऐसे समझिए। अब इसका फिगर बनाते हैं तो और ज़्यादा क्लियर होगा। जिससे देखिए, इसको रिप्रेजेंट करेंगे तब ये पूरा बाइंडिंग को रिप्रेजेंट करते हैं इस तरह से। ये इनपुट था। अब हम लोग बीच में से कहीं पे से टेपिंग किए और यहाँ से एक पॉइंट उठा लिए और ये जो इनपुट वाला बाइंडिंग है ये हो गया एक। तो ऐसा करते हैं हम लोग ऑटो ट्रांसफार्मर में। नॉर्मल ट्रांसफार्मर में हम लोग क्या करते थे, इनपुट के लिए अलग बाइंडिंग देते थे और आउटपुट के लिए अलग बाइंडिंग देते थे। लेकिन ऑटो ट्रांसफार्मर में क्या करते हैं, सिंगल वाइंडिंग से ही हम लोग इनपुट और आउटपुट दोनों ले लेते हैं। यानी सिंगल वाइंडिंग पे भी हम लोग इनपुट भी दे देते हैं और आउटपुट भी ले लेते हैं। तो इसमें देखिए, अब इसमें हम लोग करंट वोल्टेज का रिलेशन निकालते हैं। तो ये है V1 और ये है V2। तो इसमें मान लेते हैं नंबर ऑफ टर्न, ये पूरा में नंबर ऑफ टर्न यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, प्राइमरी साइड N1 और इधर जो नंबर ऑफ टर्न है उसको हम लिख रहे हैं N2। तो देखिए, तो इसको नेमिंग कर देते हैं A, इस पॉइंट पे B और इस पॉइंट पे C। तो देखिए, तो ये पूरा का N1 है, यहाँ से यहाँ तक करके नंबर ऑफ टर्न क्या है, N1 है। और इतना दूर नंबर ऑफ टर्न क्या है, N2 है। तो ये इतना दूर यानी ए बी पार्ट में नंबर ऑफ टर्न कितना हो जाएगा, N1 माइनस N2 हो जाएगा। N1 माइनस N2 हो जाएगा। ये पूरा का N1 है और इतना का N2 है। तो पूरा जब इतना का हमको निकालना है, ए बी को निकालना है, तो क्या करेंगे, N1 माइनस N2 कर देंगे। अब देखिए, इधर से प्राइमरी करंट I1 जा रहा है, प्राइमरी करंट I1 जा रहा है और यहाँ सेकेंडरी वोल्टेज है तो सेकेंडरी करंट I2 जा रहा है। अब देखिए, हमको करंट निकालना है, इस वाले पार्ट में करंट निकालना है। ये I1 इधर से आएगा, ये I1 इधर से आएगा और यहाँ से I2 जाएगा। तो इस वाले पार्ट में हमको करंट निकालना है। तो देखिए, तो यहाँ मान लेते हैं I, यहाँ हम करंट मान ले रहे हैं I, उसका हम डायरेक्शन नहीं दिखाए। अब हम लोग जानते हैं, आइडियल ट्रांसफार्मर का केस ले लीजिए।
ऐसे भी आइडियल ट्रांसफार्मर का केस नहीं भी लीजिएगा तो ट्रांसफार्मर का एफिशिएंसी 97-98% के आसपास होता है। तो पावर दोनों तरफ से, किसी तरफ से लीजिए इनपुट या आउटपुट तरफ, दोनों तरफ से बराबर होता है। तो देखिए, तो अगर लिखेंगे V1I1 इक्वल टू लिख सकते हैं V2I2। तो यहाँ देखिए, यहाँ V1 वोल्टेज ज़्यादा है, क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ टर्न प्राइमरी साइड ज़्यादा है। देखिए नंबर ऑफ टर्न ज़्यादा है, तो V1 ज़्यादा है V2 से। तो ये दोनों बराबर कब होगा? जब I2 ज़्यादा होगा। ये तो आपको पता है ट्रांसफार्मर की जिस तरफ वोल्टेज ज़्यादा होता है उस तरफ करंट कम होता है, जिस तरफ वोल्टेज कम होता है उस तरफ करंट ज़्यादा होता है। तो ये जो I2 का वैल्यू है, ये I2 का वैल्यू ये I1 से अधिक होगा। तो देखिए, तो अब पॉइंट बी पर हम लगाना चाहें, पॉइंट बी पर अगर हम KCL लगाएंगे तो लिख सकते हैं, पॉइंट बी पर अगर KCL लगाएंगे तो लिख सकते हैं। यानी सबसे पहले ये समझिए, I2 का वैल्यू I1 से अधिक है, I2 का वैल्यू I1 से अधिक है। इसका मतलब जो ये I का वैल्यू है ये इस डायरेक्शन में होगा, I2 का वैल्यू I1 से अधिक है, यानी इस हिस्से में जो करंट जाएगा वो इस डायरेक्शन में जाएगा। तब तो ये करंट और ये करंट जुड़ करके ये I2 बनेगा। तो देखिए यहाँ से हम लिख सकते हैं I प्लस I1 इक्वल टू I2, I प्लस I1 इक्वल टू I2। तो यहाँ से देखिए, तो I इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? I इक्वल टू लिख सकते हैं I2 माइनस I1। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं, इसमें फ्लो होने वाला करंट I2 माइनस I1, I2 माइनस I1। नंबर ऑफ टर्न को यहाँ पे दिखा देते हैं, नंबर ऑफ टर्न इसमें N2 है। अब देखिए, ये जो दोनों DC जो है, दोनों बाइंड इनपुट और आउटपुट दोनों साइड कॉमन है, तो इसको बोलते हैं कॉमन बाइंडिंग। जो BC वाला पार्ट है जो दोनों तरफ कॉमन है इसको बोलते हैं कॉमन बाइंडिंग, और जो AB वाला पार्ट है इसको बोलते हैं सीरीज बाइंडिंग। इसके साथ सीरीज में लगा हुआ है, तो ये जो दोनों के साथ कॉमन है उसको बोलते हैं कॉमन बाइंडिंग, और कॉमन बाइंडिंग के साथ जो सीरीज में है AB वाला पार्ट इसको बोलते हैं सीरीज बाइंडिंग। तो यहाँ पे हम इसका सर्किट देख रहे हैं। सबसे पहले क्या देखें? सबसे पहले ये देखें कि प्राइमरी साइड का वोल्टेज V1 है, इस तरफ नंबर ऑफ टर्न N1 है, सेकेंडरी तरफ का वोल्टेज V2 है, इसके तरफ नंबर ऑफ टर्न N2 है। तो इस सीरीज बाइंडिंग में नंबर ऑफ टर्न कितना आ जाएगा? N1 माइनस N2। तो अगर हम इसका वोल्टेज लिखना चाहें तो इस तरह से लिख सकते हैं, यानी इतना दूर का जो वोल्टेज होगा उसका लिखना चाहें क्या लिखेंगे? देखिए, N2 नंबर ऑफ टर्न है तो V2 वोल्टेज इंड्यूस हो रहा है, N1 नंबर ऑफ टर्न है तो V1 वोल्टेज इंड्यूस हो रहा है। तो जब N1 माइनस N2 नंबर ऑफ टर्न है तो यहाँ पे जो वोल्टेज होगा, AB पार्ट में जो वोल्टेज होगा उसको लिख सकते हैं V1 माइनस V2, लिख सकते हैं इतना। तो सर्किट एनालिसिस हम लोग थोड़ा देर बाद करेंगे, पहले ये चीज़ समझिए, इस सर्किट देख करके आपको कैसा लग रहा है? इस सर्किट देख करके आपको ऐसा लग रहा है आप पोटेंशियोमीटर या पोटेंशियल डिवाइडर पढ़े होंगे, तो ये सर्किट देख करके कुछ ऐसा नहीं लग रहा है कि ये पोटेंशियोमीटर के जैसा दिख रहा होगा। लेकिन क्या ये एक्चुअल में पोटेंशियोमीटर है? नहीं, ये एक्चुअल में पोटेंशियोमीटर नहीं है। तो देखिए, हम पोटेंशियोमीटर और इसमें डिफरेंस बताते हैं। तो देखिए, पोटेंशियोमीटर का सिंबल सबसे पहले देखिए, पोटेंशियोमीटर में क्या करते थे हम लोग? पोटेंशियोमीटर का थोड़ा बहुत नॉलेज होगा आपको। पोटेंशियोमीटर में क्या करते थे? यहाँ पे लोड लगाते थे, इसमें देखिए यहाँ पे लोड लगाते हैं। पोटेंशियोमीटर में जो ये करंट होगा यहाँ पे आउटपुट करंट, वो कभी भी इनपुट करंट से ज़्यादा नहीं होगा। समझिए डिफरेंस। ये जो ऑटो ट्रांसफार्मर में है इसमें आउटपुट करंट इनपुट करंट से ज़्यादा हो सकता है, लेकिन पोटेंशियोमीटर में आउटपुट करंट कभी भी इनपुट करंट से ज़्यादा नहीं होगा। क्योंकि देखिए, इसमें सिंपल सर्किट फ्लो होगा, यहाँ से करंट आएगा तो कुछ पार्ट इस तरफ जाएगा और कुछ पार्ट इस तरफ से जाएगा, लेकिन इसमें ट्रांसफार्मर एक्शन होता है, तो इसलिए इसका आउटपुट करंट इनपुट करंट से ज़्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है। दूसरा बात, आपको पोटेंशियोमीटर का जो आउटपुट वोल्टेज होगा वो कभी भी इनपुट वोल्टेज से ज़्यादा नहीं मिलेगा। लेकिन ये ऑटो ट्रांसफार्मर है, अगर आप इसको उलट दीजिएगा यानी इनपुट इस तरफ से दीजिएगा तो आउटपुट इस तरफ से मिलेगा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि आपको ऑटो ट्रांसफार्मर में आउटपुट वोल्टेज इनपुट वोल्टेज से ज़्यादा ही मिल सकता है। पहला डिफरेंस क्या देखें?
पहला डिफरेंस ये देखें कि ये पोटेंशियोमीटर में आपको आउटपुट करंट इनपुट करंट से कभी भी ज़्यादा नहीं होगा, साथ ही साथ आउटपुट वोल्टेज इनपुट वोल्टेज से ज़्यादा नहीं होगा। अब देखिए अगला डिफरेंस, पोटेंशियोमीटर में जो पावर ट्रांसफर होता है इनपुट से आउटपुट तरफ वो सिर्फ कंडक्टिवली होता है, लेकिन ऑटो ट्रांसफार्मर में पावर प्राइमरी से सेकेंडरी तरफ जो ट्रांसफर होता है वो कंडक्टिवली और इंडक्टिवली दोनों एक्शन के कारण होता है। अब इसमें एक और डिफरेंस होता है, इसमें जो होने वाला लॉस होता है अगर सेम पावर दोनों को दिया जाए तो जो आपको ऑटो ट्रांसफार्मर लॉस होगा वो इसके अपेक्षा कम होगा। तो इसी को एक और पॉइंट बढ़ा करके लिख सकते हैं कि ऑटो ट्रांसफार्मर पोटेंशियल डिवाइडर या पोटेंशियोमीटर के अपेक्षा ज़्यादा एफिशिएंट है, क्योंकि इसमें लॉस कम होगा तो एफिशिएंट ज़्यादा होगा। तो ये चीज़ अक्सर पूछ देता है एग्जाम में, आपको सेमेस्टर एग्जाम में पूछ देगा, तो ये चीज़ याद रखिएगा। इसका आपको हैंड रिटन नोट्स भी मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। सबसे पहला डिफरेंस हम लोग क्या देखें कि इसका जो आउटपुट करंट होगा पोटेंशियोमीटर का वो इनपुट करंट से अधिक नहीं हो सकता। क्यों अधिक नहीं हो सकता? क्योंकि देखिए इनपुट से करंट अगर यहाँ से आई आएगा, समथिंग करंट आई आएगा, तो इस तरह से इसको दो पाथ मिल जाएगा, इस तरह से ये अपना पाथ पूरा करेगा। तो आउटपुट करंट जो यहाँ पे मिलेगा वो इनपुट करंट से कहीं भी अधिक नहीं होगा। लेकिन इसमें ट्रांसफार्मर एक्शन होता है और ट्रांसफार्मर एक्शन के कारण इसका आउटपुट करंट अधिक भी हो सकता है और कम भी हो सकता है। दूसरा डिफरेंस हम लोग इसमें क्या देखें कि इसका जो आउटपुट मिलता है वो इनपुट से अधिक नहीं मिलता है, यानी ये वोल्टेज को स्टेप अप नहीं कर सकता, सिर्फ और सिर्फ स्टेप डाउन कर सकता है। लेकिन ऑटो ट्रांसफार्मर क्या है, ये वोल्टेज को स्टेप अप भी कर सकता है और स्टेप डाउन भी कर सकता है, यानी वोल्टेज लेवल को बढ़ा ही सकता है, लेकिन ये बढ़ा नहीं सकता है। उसके बाद हम देखें कि इसमें जो पावर ट्रांसफर होता है वो इंडक्टिवली और कंडक्टिवली दोनों एक्शन के कारण होता है, लेकिन इसमें पावर जो ट्रांसफर होता है वो सिर्फ और सिर्फ कंडक्टिवली होता है। ये जो ऑटो ट्रांसफार्मर होता है वो पोटेंशियल डिवाइडर की अपेक्षा ज़्यादा इफिशिएंट होता है, ये ज़्यादा इफिशिएंट होता है, यानी इसमें लॉस कम होता है। इसको दो पॉइंट भी बना सकते हैं कि ऑटो ट्रांसफार्मर में लॉस कम होता है पोटेंशियोमीटर की अपेक्षा, और इसी को आगे पॉइंट और भी लिख सकते हैं कि ये ज़्यादा इफिशिएंट होता है। तो ये हो गए दोनों में अंतर। अब क्या करते हैं, अब देखिए ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो ऑफ टू बाइंडिंग ट्रांसफार्मर में बढ़े हुए ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, तो इसमें भी होता है ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो तो ऑटो ट्रांसफार्मर का ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो होता है लो वोल्टेज बाई हाई वोल्टेज, लो वोल्टेज बाई हाई वोल्टेज। देखिए वहां हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो लेते थे N2/N1, लेकिन यहाँ हम लोग लेते हैं लो वोल्टेज बाई हाई वोल्टेज। तो यहाँ से देखिए, तो यहाँ से क्या कह सकते हैं, यहाँ से कह सकते हैं हमेशा लो वोल्टेज बाई हाई वोल्टेज लेते हैं, तो यहाँ से क्या कह सकते हैं कि के का वैल्यू हमेशा लेस देन 1 होगा, के का वैल्यू हमेशा लेस देन 1 होगा। अब हम लोग ऑटो ट्रांसफार्मर का सर्किट एनालिसिस करते हैं। देखिए तो ये फिगर हम पहले ही बना चुके हैं। ये इनपुट वाइंडिंग है या प्राइमरी वाइंडिंग है, इसमें नंबर ऑफ टर्न N1 है, इसमें वोल्टेज V1 है। तो देखिए इसको में हम लोग यहाँ पे इस पॉइंट पे टैपिंग किए हैं, मान लेते हैं इसको B पॉइंट कर देते हैं, ABC। देखिए B पॉइंट पर टैपिंग किए हैं, तो इधर नंबर ऑफ टर्न N2 मान रहे हैं, वोल्टेज V2 मान रहे हैं। तो इसमें नंबर ऑफ टर्न कितना हो जाएगा, तो पूरा N1 है और इतना दूर में N2 है, तो इसमें क्या हो जाएगा N1 माइनस N2। और हम लोग जानते हैं कि जो वोल्टेज इंड्यूस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ टर्न पे। तो देखिए इसमें V1 वोल्टेज इंड्यूस्ड हो रहा है, इस यहाँ इतना दूर में V2 हो रहा है, तो इतना दूर में निकालेंगे तो V1 माइनस V2 हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ V1 माइनस V2 कर दिए हैं। अब इसको हम लोग सर्किट एनालिसिस करते हैं, तो इसको हम लोग ऑटो ट्रांसफार्मर को हर जगह पर टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर से तुलना करते हैं। ऑटो ट्रांसफार्मर को क्या करते हैं, हर जगह पर टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर से तुलना करते हैं। तो इसको हम लोग टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर बनाएंगे और उस कंडीशन में एनालाइज करके देखेंगे दोनों को।
तो देखिए आप इसमें करंट आपको बताए थे, इससे करंट I1 आ रहा है, इससे करंट I2 जा रहा है। तो इस पार्ट में यानी BC वाला पार्ट में करंट क्या होगा, उसका डायरेक्शन क्या होगा। तो ये चीज पहले ही बताया, फिर से यहाँ पे बता देते हैं। तो देखिए हम लोग जानते हैं कि जो इनपुट में जो पावर हम लोग देंगे V1 I1 वही आउटपुट में मिलेगा V2 I2। तो हम लोग देख रहे हैं कि V1 ज़्यादा है, यहाँ पे V1 ज़्यादा है। तो V1 ज़्यादा है V2 से, तो इस केस में I2 का वैल्यू ज़्यादा होना चाहिए। I2 का वैल्यू ज़्यादा होगा तब ना दोनों पावर बराबर होगा। ये चीज़ आप ट्रांसफॉर्मर में पढ़ चुके हैं कि जिधर करंट ज़्यादा होता है उधर वोल्टेज कम होता है एंड वाइस वर्सा। तो यहाँ से हमको ये पता चल गया कि I2 का वैल्यू I1 से अधिक होगा, यानी I1 से कुछ करंट आएगा और कुछ करंट इधर से जाएगा, कुछ करंट इधर से जाएगा, तब तो I2 से करंट ज़्यादा करंट फ्लो करेगा। तो देखिए हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं, मान लेते हैं कि यहाँ I करंट फ्लो हो रहा था, I करंट ऊपर की ओर फ्लो हो रहा था। तो यहाँ पर अगर KCL लगाए तो लिख सकते हैं I1 ऊपर से आया I1 और यहाँ हम लोग मान रहे हैं कि I करंट फ्लो कर रहा, तो ऊपर से आया I1 और यहाँ से गया I इक्वल टू I2। तो यहाँ से अगर I का वैल्यू निकालेगा तो I2 माइनस I1 हो जाएगा। तो वही चीज़ लिख दिए हैं, I2 माइनस I1 ऊपर से फ्लो कर रहा, ये डायरेक्शन दिखा दिए और इस करंट को नीचे की ओर दिखा दिए हैं I1 के वैल्यू को। तो देखिए इसको हम 2 बाइंडिंग ट्रांसफार्मर बनाते हैं, यानी जो सीरीज बाइंडिंग है इसको एक बाइंडिंग बना देंगे और ये जो कॉमन बाइंडिंग है इसको एक बाइंडिंग बना देंगे। तो देखिए यहाँ पे इसको 2 बाइंडिंग बनाए हुए हैं। क्या बोल रहे हैं कि सीरीज को एक बाइंडिंग अलग बना देंगे और ये जो कॉमन बाइंडिंग है इसको एक बाइंडिंग अलग बना दे रहे हैं। तो देखिए तो सीरीज को अलग बना रहे हैं, तो सीरीज में वोल्टेज कितना था, V1 माइनस V2 था। तो इसमें वोल्टेज क्या ले सकते हैं, सीरीज वाला पार्ट है और ये कॉमन वाला पार्ट है। देखिए इसको यहाँ पे नेमिंग कर देते हैं, ये AB वाला पार्ट है और ये BC वाला पार्ट है। तो देखिए यहाँ पे वोल्टेज कितना था AB में, V1 माइनस V2। नंबर ऑफ टर्न कितना था, नंबर ऑफ टर्न कितना था, अगर नंबर ऑफ टर्न लिखना चाहें तो N1 माइनस N2 था इसमें नंबर ऑफ टर्न। इससे करंट कितना फ्लो कर रहा था, इससे करंट फ्लो कर रहा था I1। अब देखिए इस वाला पार्ट में, इस वाला पार्ट में यहाँ से करंट कितना फ्लो कर रहा था, I2 करंट फ्लो कर रहा था। नंबर ऑफ टर्न कितना था, N2 नंबर ऑफ टर्न था और वोल्टेज कितना था, इसके क्रॉस वोल्टेज था V2। अब इस सर्किट को हमको एनालाइज करना है। अब देखिए हम लोग ट्रांसफार्मर क्या जानते हैं कि दोनों तरफ जो एम्पियर टर्न होता है, दोनों तरफ एम्पियर टर्न होता है वो बराबर होता है। तो हम दोनों तरफ एम्पियर टर्न लिखना चाह रहे हैं। तो अगर एम्पियर टर्न लिखेंगे तो देखिए तो इधर नंबर ऑफ टर्न कितना है, N1 माइनस N2, यानी एम्पियर टर्न इन AB इक्वल टू एम्पियर टर्न इन BC। AB पार्ट और BC पार्ट में एम्पियर टर्न बराबर होगा। तो देखिए AB पार्ट में लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, N1 माइनस N2 इंटू I1। इसी तरह से इसमें लिखें तो क्या लिख सकते हैं, N2 इंटू, ये I2 नहीं होगा, देखिए I2 इस केस में करंट था, I2 इस केस में यहाँ पे करंट था। तो इसमें ट्रांसफॉर्मर एक्शन और कंडक्टिवली दोनों तरफ से करंट फ्लो कर रहा था, तब I2 था। हम लोग अभी बाइंडिंग वाला करंट दिखाएंगे, इस बाइंडिंग को अलग कर दिए तो इस बाइंडिंग में कितना करंट फ्लो कर रहा था उस चीज़ को दिखाएंगे। तो देखिए इस बाइंडिंग में I2 माइनस I1 करंट फ्लो कर रहा था, इस बाइंडिंग में I2 माइनस I1 करंट फ्लो कर रहा था, उसका डायरेक्शन ऊपर था। तो ये करंट जाएगा तो ऐसे ही जाएगा। तो यहाँ पे दिखा सकते हैं I2 माइनस I1। तो एम्पियर टर्न लिखना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा, N2 इंटू I2 माइनस I1। ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि इस ट्रांसफॉर्मर एक्शन के कारण कितना पावर ट्रांसफर हो रहा है, यानी टोटल पावर जो हम लोग इस तरफ इसमें दे रहे हैं ऑटो ट्रांसफॉर्मर में, उसका कितना पार्ट ट्रांसफॉर्मर एक्शन के कारण प्राइमरी से सेकेंडरी तरफ जा रहा है। बोर्ड छोटा होने की वजह से हर एक छोटा डेरिवेशन के बाद हमको मिटाना पड़ रहा, तो इस चीज को हर एक डेरिवेशन के बाद मिटा देंगे।
तो इधर देखिए, अगर ट्रांसफॉर्मर एक्शन से देखना चाहें तो वी ए ट्रांसफर इन इनपुट साइड वी ए ट्रांसफर अगर लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं? अगर हमको वी ए देखना है कि कितना वी ए ट्रांसफर कर रहा है ट्रांसफॉर्मर एक्शन से, तो या तो हम इनपुट साइड देख सकते हैं या तो आउटपुट साइड देख सकते हैं। तो अगर इनपुट साइड देखें तो क्या लिख सकते हैं? वी ए ट्रांसफर बाई ट्रांसफॉर्मर एक्शन लिख देते हैं, बाई ट्रांसफॉर्मर एक्शन, वी ए ट्रांसफर बाई ट्रांसफॉर्मर एक्शन। तो अगर प्राइमरी तरफ से लिखें तो क्या लिख सकते हैं? I1 इंटू V1 माइनस V2। अगर सेकेंडरी तरफ से लिखें तो इसको क्या लिख सकते हैं? V2 इंटू I2 माइनस I1। अब हमको निकालना है कि ट्रांसफॉर्मर एक्शन के कारण यानी इंडक्टिवली कितना पावर ट्रांसफर हो रहा है। तो देखिए, इनपुट में कितना पावर दिया है, इनपुट में कितना पावर दिया है? वी ए इनपुट बाई ऑटो ट्रांसफार्मर। देखिए, ऑटो ट्रांसफार्मर को इस तरह से लिख दे रहे हैं, ट्रांसफार्मर लिख करके नीचे ये लिख दे रहे हैं, वी ए इनपुट बाई ऑटो ट्रांसफार्मर क्या हो जाएगा? V1 I1। तो अगर हम दोनों को भाग दे दें, यानी वी ए ट्रांसफर इंडक्टिवली बटा इनपुट वी ए, यानी ट्रांसफार्मर में ऑटो ट्रांसफार्मर में कितना इनपुट वी ए दे रहे हैं? इनपुट वी ए बटा इनपुट वी ए। इस पर क्या लिख सकते हैं? इसमें इससे भाग देते हैं तो देखिए, तो I1 इंटू V1 माइनस V2 था, और इसको में डिवाइड कर देंगे इससे। ये टोटल इनपुट वी ए कितना दे रहे थे ऑटो ट्रांसफार्मर में? तो V1 I1 दे रहे थे। तो I1 से I1 कट जाएगा, तो देखिए तो यहाँ से क्या निकल करके आएगा? V1 माइनस V2 बटा V1, यानी V1 बटा V1 माइनस V2 बटा V1। तो इसको लिख सकते हैं, ये कट जाएगा तो यानी इसको लिख सकते हैं 1 माइनस के, यानी टोटल जितना पावर इनपुट कर रहे हैं हम लोग ट्रांसफार्मर में, उसका इतना टाइम्स जो पावर होगा वो इंडक्टिवली या ट्रांसफार्मर एक्शन के कारण प्राइमरी से सेकेंडरी तरफ जाएगा। टोटल पावर का 1 माइनस के टाइम्स किससे जाएगा? ट्रांसफार्मर एक्शन के कारण। तो हम लोग यहाँ से क्या देखें कि टोटल जो हम लोग वी ए दे रहे हैं इनपुट में, उसका 1 माइनस के टाइम्स जो है, 1 माइनस के टाइम्स है, वो इंडक्टिवली ट्रांसफर हो रहा है। क्या हो रहा है? इंडक्टिवली ट्रांसफर हो रहा है। तो इसका कुछ पार्ट अब कंडक्टिवली ट्रांसफर होगा। तो कंडक्टिवली ट्रांसफर के लिए हम क्या कर सकते हैं? जो इंडक्टिवली ट्रांसफर हुआ है उसको टोटल में से घटा देंगे तो कंडक्टिवली आ जाएगा। देखिए, वी ए ट्रांसफर बाई ट्रांसफॉर्मर एक्शन या इंडक्टिवली। अब इसको मिटाते हैं। वी ए ट्रांसफर कंडक्टिवली हमको निकालना है, वी ए ट्रांसफर कंडक्टिवली निकालना है, तो क्या करेंगे? वी ए ट्रांसफर कंडक्टिवली इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? टोटल वी ए माइनस वी ए ट्रांसफर इंडक्टिवली। देखिए, तो ये हो गया टोटल वी ए, तो वी ए है, और वी ए ट्रांसफर इंडक्टिवली कितना है? तो वी ए ट्रांसफर अगर इंडक्टिवली लिखें तो लिख सकते हैं। देखिए, वी ए ट्रांसफर इंडक्टिवली लिखें तो इसको इस तरफ ले जाएंगे तो लिख सकते हैं 1 माइनस के इंटू इनपुट वी ए, यानी वी ए इनपुट माइनस 1 माइनस के इंटू ये इनपुट वी ए है इंटू वी ए। देखिए, इसको क्या कर रहे हैं? देखिए, यहाँ पे इसको लिखते हैं वी ए ट्रांसफर इंडक्टिवली, वी ए ट्रांसफर इंडक्टिवली इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस के, और ये जो बाटा में था इसको उस तरफ ले जाएंगे तो गुना में लिख सकते हैं
इंटू इनपुट वी ए। इनपुट वी ए को हम वी ए लिख रहे हैं, तो देखिए यहाँ पे वी ए लिख दिए। तो अगर यहाँ से हम सभी में से वी ए कॉमन लें तो देखिए इसमें से 1 बच जाएगा, 1 माइनस 1, और देखिए अंदर माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस के, यानी हो जाएगा के इंटू वी ए, के इंटू वी ए, या इसको बोल सकते हैं इनपुट वी ए। वी ए को हम इनपुट वी ए बोल सकते हैं, इनपुट वी ए लिख देते हैं, इनपुट वी ए, इनपुट वी ए, वी ए इनपुट, यहाँ पे लिख दे रहे हैं वी ए इनपुट। यानी देखिए वी ए ट्रांसफर, वी ए ट्रांसफर कंडक्टिवली, वी ए ट्रांसफर कंडक्टिवली क्या आ गया, के इंटू इनपुट वी ए। यानी जो टोटल वी ए आप दे रहे हैं उसका के टाइम्स क्या हो रहा है, कंडक्टिवली ट्रांसफर हो रहा है, और 1 माइनस के टाइम्स क्या हो रहा है, इंडक्टिवली ट्रांसफर हो रहा है। तो यहाँ से हम लोग क्या निकाल कर लाए हैं, यहाँ से हम लोग निकाल कर लाए हैं जो टोटल वी ए इनपुट हम लोग देंगे उसका 1 माइनस के टाइम्स ट्रांसफॉर्मर एक्शन या इंडक्टिवली ट्रांसफर होगा, और जो के टाइम्स होगा वो कंडक्टिवली ट्रांसफर होगा। अब जो कंडक्टिवली ट्रांसफर हो रहा है पावर, जो पावर कंडक्टिवली ट्रांसफर हो रहा है उसको हम लोग इस तरह से भी निकाल सकते हैं। जैसे देखिए ट्रांसफॉर्मर एक्शन में जब भी ट्रांसफॉर्मर हम लोग सिंगल फेज देखते थे तो उसमें प्राइमरी करंट का कोई भी हिस्सा सेकेंडरी करंट में नहीं जाता था। क्या बोल रहे हैं कि प्राइमरी करंट का कोई भी हिस्सा सेकेंडरी में नहीं जाता था, लेकिन इसमें प्राइमरी करंट का हिस्सा सेकेंडरी में जाता है। तो जो प्राइमरी करंट का हिस्सा डायरेक्ट सेकेंडरी में जा रहा है, प्राइमरी से डायरेक्ट सेकेंडरी में जा रहा है, उसको हम लोग बोल सकते हैं कि वो डायरेक्ट कंडक्टिवली ट्रांसफर हो रहा है। तो कंडक्टिवली ट्रांसफर एक तो हम घटा करके लाए यहाँ से, तो के टाइम्स ऑफ इनपुट भी हो गया। अब हम लोग इस चीज़ को यहाँ से भी निकाल सकते हैं कि देखिए ये जो करंट I1 आ रहा है प्राइमरी का, वो डायरेक्ट I2 में चला जा रहा है, यानी I1 का करंट डायरेक्ट I2 में कंडक्ट कर जा रहा है, कंडक्टिवली एक्शन के कारण जा रहा है। तो यहाँ से हम इस तरह से भी निकाल सकते हैं कि वी ए ट्रांसफर कंडक्टिवली इक्वल टू लिख सकते हैं कि I1 करंट और V2 वोल्टेज, I1 इंटू V2 भी लिख सकते हैं। कैसे लिख रहे हैं, I1 जो करंट है प्राइमरी तरफ का वो डायरेक्ट V2 में जा रहा है। देखिए I2 माइनस I1, इधर समथिंग करंट था और ये करंट, ये दोनों जुट रहा था ना, I2 बन रहा, यानी ये करंट प्राइमरी बाइंड, इसको हम 2 बाइंडिंग ट्रांसफार्मर बनाए थे तो इसको क्या बनाए थे, इसको प्राइमरी बनाए थे। तो देख रहे हैं कि ये करंट प्राइमरी बाइंडिंग वाला करंट, अगर 2 बाइंडिंग बनाए हैं तो ये प्राइमरी बाइंडिंग वाला करंट डायरेक्टली इससे कनेक्ट है, यानी डायरेक्टली ये करंट सेकेंडरी में जा रहा है। तो इसीलिए इसका करंट लिए हैं और सेकेंडरी का वोल्टेज लिए हैं। तो यहाँ से अगर हम निकालना चाहें कि वी ए ट्रांसफर कंडक्टिवली इतना है, अगर दोनों का रेशियो देखें बटा टोटल वी ए या इनपुट वी ए, तो देखिए तो इनपुट वी ए कितना है, इनपुट वी ए है V1 I1, यहाँ से देखिए I1 कट जाएगा तो V2 बटा V1 बच जाएगा इक्वल टू के। तो यहाँ से भी अगर हम निकालना चाहें कि वी ए ट्रांसफर कंडक्टिवली, तो ये पार्ट से गुना होगा तो हो जाएगा के इंटू इनपुट वी ए, यही तो निकल के आया था, के इंटू इनपुट वी ए। क्या बोल रहे हैं समझिए इस चीज़ को। हम लोग यहाँ देख रहे हैं इसको हम लोग 2 बाइंडिंग ट्रांसफार्मर के रूप में बनाए थे, ऑटो ट्रांसफार्मर को 2 बाइंडिंग ट्रांसफार्मर के रूप में बनाए थे। तो ये जो सीरीज बाइंडिंग था इसको प्राइमरी बनाए थे और इसको कॉमन को बनाए थे सेकेंडरी। तो ये हम लोग देख रहे हैं कि ट्रांसफार्मर में तो ऐसा नहीं होता है कि प्राइमरी का करंट सेकेंडरी में जाता है, दोनों करंट अलग अलग रहता है, लेकिन यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि प्राइमरी का करंट सेकेंडरी में कंडक्ट कर रहा है। ये I1 इसमें जा रहा है ना, I1 और ये दोनों करंट जुड़ रहा है ना, तो देख रहे हैं कि I1 करंट इसमें जा रहा है। तो वी ए ट्रांसफर कंडक्टिवली हम लोग लिखना चाहें तो लिख सकते हैं ये जो करंट डायरेक्टली कंडक्ट कर जा रहा है ये, और सेकेंडरी लोड का वोल्टेज V2। तो यहाँ से भी हम लोग देखें तो इसका वैल्यू निकल के आया के। तो अगर लिखना चाहें वी ए ट्रांसफर कंडक्टिवली तो के इंटू इसको उस तरफ ले जाएंगे तो गुना कर देंगे। तो यहाँ से देखें कि वी ए ट्रांसफर कंडक्टिवली यहाँ से भी निकालें, और दूसरा केस में क्या किए थे, इसमें घटा करके निकाले थे। दोनों में देखें कि के टाइम्स आ रहा है। हम लोग इतना डेरिवेशन क्यों निकाले हैं, हम लोग इतना डेरिवेशन निकाले ये देखने के लिए कंडक्टिव कितना पावर ट्रांसफर हो रहा है, इंडक्टिव कितना पावर ट्रांसफर हो रहा है। तो एट द एंड आपको कुछ याद रहे या ना रहे डेरिवेशन, आपको ये चीज़ याद रहना चाहिए
कि कंडक्टिव पावर कितना ट्रांसफर हो रहा है, इंडक्टिव पावर कितना ट्रांसफर हो रहा है। तो इसको याद कैसे रखिएगा, तो देखिए कंडक्टिव में, कंडक्टिव बोलते हैं तो उसको में कुछ सुनने में आ रहा है, का उच्चारण हो रहा है, और देखिए तो के टाइम्स है, इसको भी का उच्चारण हो रहा है। तो यहाँ से आप याद रख सकते हैं कि कंडक्टिव में के टाइम्स, कंडक्टिवली कितना ट्रांसफर होता है, के टाइम्स, और जब कंडक्टिवली के टाइम्स होता है तो बाकी बचा हुआ इंडक्टिवली ट्रांसफर होता है, तो हो जाएगा 1 माइनस के टाइम्स। तो यहाँ से आप इसको इजीली याद रख सकते हैं, कंडक्टिवली के, कंडक्टिवली के। अब देखिए यहाँ से हम लोग क्या कह सकते हैं कि जो एस आउटपुट मिल रहा है ऑटो ट्रांसफॉर्मर में, VA को हम लोग एस से भी दिखाते हैं, VA को एस से भी दिखाते हैं। तो एस आउटपुट जो हमको मिलेगा ऑटो ट्रांसफॉर्मर में, एस टी यानी ट्रांसफॉर्मर एक्शन के कारण, और एस सी यानी कंडक्शन एक्शन के कारण। जो एस आउट मिलेगा यानी VA आउटपुट मिलेगा ऑटो ट्रांसफॉर्मर में, वो ट्रांसफॉर्मर एक्शन के कारण मिलेगा और कंडक्शन एक्शन के कारण मिलेगा।